नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई भी एकदम से बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हमने सौर्य सीरीज की शुरुआत की थी एसएससी जीडी के लिए, तो अब समय आ गया है उसमें अपनी एक सीट को पक्का करने का। और लग जाइए पूरे जी जान से और एक सीट को कर लीजिए अपना। तो दोस्तों, जैसा हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी, तो आज उसी क्रम में मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आया हूं। और आपने अगर इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा हो तो कोशिश करें उनको भी पहले देखें। तो आज चलते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो भाई ये रास्ते हैं ABCD 4 रास्ते और ये उसकी स्पीड है। ठीक है भाई, 5, 3, 2 और 4 और ये दूरियां हैं। तो औसत दूरी भाई क्या होती है? तो औसत दूरी जब अलग अलग दूरियां वह तय करे अलग अलग चालों से, तो औसत चाल की बात करें, औसत चाल, तो जो औसत चाल होती है वह क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होती है भाई? कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर हम बात करें टोटल दूरी की, तो दूरी हम यहां से क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 5 और 4 9 हो गया। ठीक है भाई, यहां हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 4 और 2 6। तो कुल मिला के ओवरऑल वह कितना चला है? 69 किलोमीटर। 69 किलोमीटर। अब समय की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो पहला 20 किलोमीटर की दूरी अगर वह 5 की स्पीड से चला है, पहले 20 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से चला है भाई? 5 की स्पीड से। तो यहां उसे समय कितना लगा होगा? तो यहां उसे समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहां उसे समय लगा होगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 घंटे। तो 4 घंटे तो ये लगे होंगे, प्लस यहां हम 3 का भाग ऐसे ही 15 में देंगे तो 5 घंटे उसे यहां लगे होंगे। ठीक है भाई, तीसरी दूरी तय करने में अगर वह 10 किलोमीटर जाने में उसकी गति क्या रही है? 2 किलोमीटर पर आवर की रही है। तो यहां पे कितने घंटे लगे होंगे? 5 घंटे ये लगे होंगे। और यहां कितने लगेंगे? 24 किलोमीटर की दूरी और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो भाई यहां उसे कितने लगे होंगे? 6 घंटे। तो ओवरऑल आप देखिए 69 बटे इसका योग कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक है भाई, तो 20 हो जाएगा। तो 20 का भाग देंगे इसमें, तो 0 से यहां पॉइंट लगा लीजिए और 2 से इसे कर दीजिए 2 तिया 6 पॉइंट, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो 3.45 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो गई? इसकी एवरेज गति। सॉरी भाई। तो कुल मिलाकर के क्या पूछा गया था कि 4 जो रास्तों से उसने क्या यात्रा की है, तो यात्रा में उसकी क्या अलग अलग दूरियां रही हैं और अलग अलग चालों से चला है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमने कुल दूरी ऐड कर ली, कितनी आई? 69 किलोमीटर। और कुल समय निकालने के लिए हमने दूरी को चाल से डिवाइड कर दिया। तो यहां उसे कितने घंटे लगे? 4, यहां पे 5, यहां पे 5 और यहां पे 6 घंटे। ओवरऑल उसे ने 20 घंटे में सारी दूरी को तय किया। और दूरी कितनी थी? 69 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई? 3.45 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y, ठीक है, अपॉन x माइनस 2y। ठीक है भाई, और बराबर दिया है 9/17। तो हमें वैल्यू किसकी याद करनी है? 9x बटे 13 की। ठीक है भाई, तो 9x बटे 13 का मान पता करना है। तो देखिए भाई, जब भी हमें x और y की वैल्यू यहां पे अनुपात निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमें एक ही लाइन में करना है तो कैसे करना होता है भाई? यहां हम क्या करेंगे कि पहले यहां पे देखिए कि x भी क्या है हमारा? ये 5x पॉजिटिव है, ये भी साइन कैसा है? x का पॉजिटिव है। दोनों ही x हमारी पॉजिटिव है। तो जब भी सेम साइन होगा तो वहां हम डिफरेंस लेंगे। तो भाई यहां जो डिफरेंस कितना होने वाला है? 17 पंजे 85।
17 पंजे 85, 85 हो गया। और 9 का गुणा x से करेंगे तो 9x हो जाएगा। तो 85 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 76। कितना बचेगा? 76x। कितना बचेगा? 76। अंतर लेते हैं, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। अब यहां भी क्या है? बराबर का साइन लगाइए। यहां भी दोनों के आगे आप देखिए सेम साइन है। क्या साइन है? सेम। दोनों ही माइनस के साइन है, सेम होने चाहिए। अगर अपोजिट साइन होंगे तो जुड़ेंगे, अगर सेम साइन है तो अंतर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई? 17 दूनी 34 और ये 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 34 में से 18 घटाओगे तो 34 में से 18 घटाओगे भाई तो कितना रह जाएगा? 16। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 16/22। तो अब इसे काटते हैं, 4 चौके 16 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 बार। तो यहां से x अनुपात y क्या निकलेगा? तो x इसकी वैल्यू इसके साथ और इसकी वैल्यू इसके साथ, तो भाई ये हो जाएगा 4:19। क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 4:19। तो भाई यहाँ पे ये 13/22 और होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 13/22, 9x/13/22 होना चाहिए। तो यहां देखते हैं अभी, तो ये 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लगाएंगे? 4 और यहां हो जाएगा 13 गुणा 19। ठीक है भाई। तो अगर 13 गुणा 19 करेंगे तो 19 थी 57 की 7, हासिल कितनी आएगी? 5। 19 एकन 19 और 19 और 5 24, तो 247 ये हो गया और 9 चौके 36। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 9x/13/22 होना चाहिए, तो इसका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड एक लाइन में करने का तरीका सीखे होंगे। जब भी यहाँ दोनों के सेम साइन हो, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो हम क्या करते हैं? अंतर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ये हमने क्या किया? 17 पंजे 85 और 9 का x से गुणा करोगे तो ये 85x और 9x का अंतर कितना आएगा? 76x। बड़े में से छोटा घटा लेंगे। ऐसे ही हमने सेम यहाँ किया, 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18। यहां इनका अंतर कितना आया? 16/22। अगर ये साइन अपोजिट होते तो क्या कर लेते? हम इनको ऐड कर लेते। ठीक है भाई। तो अगर सेम साइन होते हैं तो हम क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू इसके साथ होती है और इसकी वैल्यू इसके साथ, तो x अनुपात ये आ गया और हमने x और y का मान यहाँ पे रख दिया। ठीक है भाई। तो 9x/13/22 होना चाहिए। वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन वो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसे सही कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, अगला है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। ठीक है भाई। तो एमआरपी कितना है भाई? 72,000। तो 72,000 रुपए पे कितने परसेंट की छूट दी? 20% की। तो मैंने कई वीडियोस में बताया आपको कि अगर एक जीरो दबाते हो तो भाई 10% निकलता है। कितना निकलता है? 10%। तो एक जीरो दबाएंगे तो हमें 10% कितना दिख रहा है? 7200। तो 20% हो जाएगा उसका डबल, 14,400। तो 14,400 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई। तो जब माइनस करेंगे तो 0 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना रह जाएगा? 11, 11 में से 4 गई, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ रह जाएगा 6, तो ये रह जाएगा 57,600। ठीक है भाई। इतने रुपए की हो गई, 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अब भाई इतने में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वह सीपी के 90% के बराबर है। अगर मैं बात करूं तो ये भाई सीपी के 90% के बराबर है। तो अगर मैं इसका सीपी निकालूं, सीपी का मतलब 100% की वैल्यू निकालूं, तो कितना होगी भाई? तो यहां से अगर मैं इसे 9 से कैंसिल करता हूं तो 9 से ये कटेगा 6, 5 और 7 12, 6 18 बिल्कुल कटेगा भाई। तो 9 से ये 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से काटते हैं इसे तो 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 बचेगा 3, तो 9 चौके 36, 6400 हो जाएगी भाई वैल्यू। तो 10% के बराबर 6400 हो गया। तो सीपी कितना होता है भाई? 100%। तो 100% बनाने के लिए इधर भी 10 का गुणा कर दें और इधर भी 10 का गुणा कर दें। तो भाई यहां से 100% की वैल्यू कितनी होगी? 64,000 रुपए। इसका मतलब जो एक्चुअल में वो वस्तु थी वह कितने रुपए की थी? 64,000 रुपए की। ठीक है भाई। अब आगे क्या कहा गया है? अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। ठीक है भाई। तो 440 रुपए का लाभ चाहिए भाई। तो 440 का उसे लाभ चाहिए। ठीक है। तो लाभ 440 का चाहिए। ठीक है भाई। तो वस्तु कितने की बिकेगी भाई? तो वो वस्तु बिकेगी कितने की? 64,000। इतने का क्या चाहिए उसे? प्रॉफिट चाहिए।
तो 64,440 रुपए में बिकेगी, तब उसे 440 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो भाई ये उसकी क्या हो गई, एसपी, 64,440 रुपए इतने में वह बेचना चाह रहा है। तो भाई एमआरपी पे कितना डिस्काउंट देना है भाई, तो एमआरपी पे डिस्काउंट देना है कितना, 64,440 रुपए में बेचनी है 72,000 रुपए की वस्तु, तो डिस्काउंट कितना होगा भाई, तो 72,000 में से घटाओगे तो 0 में से 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है भाई, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, यहां पे कितना रह जाएगा 1, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, तो भाई 7560, सॉरी डिस्काउंट कितना बनेगा यहां से 7560 का। और एक बार चेक कर लेते हैं, 0 में से 0 0 हो गया भाई, 10 में से 4 गई 6 बची, यहां 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है भाई, और यहां हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7 बचा, ठीक है भाई। तो इतने रुपए का क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन % डिस्काउंट की बात करें तो एमआरपी कितना हो जाएगा 72,000 रुपए, ठीक है भाई। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है भाई। तो अगर इसे काटते हैं 8 से, 4 से काट लीजिए, 4 से कितने बार कैंसिल होगा, 18 बार। इसे 4 से काटेंगे तो 4 1 4 बचेगा 3, 35, 4 8 32 और 4 9 36। 9 से काट लें, 9 से 2 बार, और ये 9 से कटेगा 21 बार। तो भाई कितना, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10.5%, कितना 10.5%। तो अगर वह 10.5% की छूट देता है तो उसे 440 रुपए का लाभ मिल जाएगा। बात समझ पाए होंगे। तो भाई पहले एमआरपी कितना था, 72,000 रुपए। यदि वह 20% की छूट देता है तो 14,400 रुपए की छूट के साथ वह 57,600 में बिकेगी। फिर उसने कहा 57,600 में बेचने पे 10% की हानि हो रही है उसे, तो 90% की वैल्यू 57,600 है, तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64,000। इसका मतलब वो वस्तु 64,000 रुपए की है। अब वो चाह रहा है उस पर 440 का प्रॉफिट, तो 440 का प्रॉफिट चाह रहा है, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 64,440 रुपए में। तो कितने रुपए का डिस्काउंट बना भाई एमआरपी पे, 7560 रुपए का। अब 7560 रुपए एमआरपी का भाई कितने परसेंट है, 7560 का ही तो डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 72,000 का ये 10.5% है। तो बात समझ पाए होंगे, इसका जो डिस्काउंट आने वाला है वह कितना आने वाला है, 10.5%, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए है और उसका व्यय 75,000 रुपए है। तो भाई 95,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, 7500 रुपए व्यय कर रहा है। ये आय हो गई, ये व्यय हो गई, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत आप कहोगे बचत कितनी होगी, 20,000 रुपए होगी भाई, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है भाई। तो पहले क्या करें आप कि 3 जीरो क्या सबको काट लें भाई, 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गए, ठीक है भाई। और 5 से काट लें ये 19 बार, ठीक है, 19 पंजे 95, और ये 5 से कटेगा भाई 15 बार, और ये 5 से 4। तो हम ये भी कह सकते हैं जो व्यक्ति 19 रुपए कमाता है, 15 रुपए क्या करता है, व्यय करता है, और 4 रुपए बचत करता है। अब अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसमें एक एक जीरो बढ़ा लीजिए भाई, ठीक है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 190 रुपए कमाता है, 150 रुपए व्यय करता है और 40 रुपए बचाता है। अब चलते हैं सवाल की ओर कि इसमें वृद्धि जो हुई वह कितनी, आय में वृद्धि हुई है 18% की। कितने की हुई है, 18% की। तो 18% इसका कितना निकलेगा भाई, तो अगर एक जीरो दबाते हैं तो 10% निकलता है, ठीक है भाई। और 10% निकलता है तो हमें निकालना है 18%, ठीक है भाई। तो 18 इंटू 19, तो 18 गुणा 18 होता है 324, 18 का वर्ग 324 और 18, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 और यहां से 4 ये, तो ये हो जाएगा आपका 34 रुपए 20 पैसे, ठीक है भाई। 34 रुपए 20 पैसे की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 18 गुणा 19, ठीक है भाई। और यहां पे उसके व्यय में 12% की, तो 15 गुणा 12 भाई 18 रुपए। तो यहां पे भाई जो व्यय है वो कितना, 18 रुपए बढ़ गया। तो बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो अगर हम देखें यहां से कि भाई 34 रुपए 20 पैसे बढ़े आय में
और 18 रुपए व्यय में बढ़े, तो यहां पे कितना अंतर आया भाई, बचत कितनी बढ़ जाएगी, तो बचत बढ़ेगी इसका अंतर, तो ये बढ़ेगा भाई 16 रुपए 20 पैसे। कितने रुपए बढ़ गए, 16 रुपए 20 पैसे बचत में बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, ये बचत में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बढ़ कितनी रही है, 34 रुपए 20 पैसे आय बढ़ रही है, 18 रुपए खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि 150 का 12% कितना हो जाएगा, 18 रुपए। ठीक है, तो जब ये बचत 16 रुपए 20 पैसे बढ़ गई और किस पे बढ़ गई, 40 रुपए पे, तो बचत गुणा 100 बटे 40 कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो ये कितने बार, 20 से 5 बार, ये कितने बार, 2 बार। ठीक है भाई, और 2 से इसे काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 8.10। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी भाई, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 एकन 5 और 8 पन 40, तो 40.50। ठीक है भाई, तो यहां से 40.5% कितना आएगा भाई, 40.5%। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे इस बात को, 95,000 आई थी, 75,000 रुपए व्यय था, तब 20,000 रुपए बचत थी। हमने क्या किया, इसको काट पीट कर लिया, तो 19 रुपए आय आ गई, 15 रुपए व्यय था और 4 रुपए बचत थी। फिर हमने क्या किया, सब में 10 का गुणा कर लिया भाई, तो 10 का गुणा कर लें चाहे 100 का कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 190 रुपए आय हो गई, 150 रुपए व्यय हो गई, 40 रुपए बचत हो गई। फिर इसने कहा भाई कि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई, तो 18% इसका कितना हो जाएगा, 34 रुपए 20 पैसे आय बढ़ गई। इधर व्यय कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया, तो 12% जब व्यय बढ़ेगा तो 18 रुपए व्यय बढ़ गए, तो कुल मिला के 34 रुपए 20 पैसे आमदनी बढ़ी, 18 रुपए खर्चा बढ़ गया, तो भाई बचत 16 रुपए 20 पैसे और एक्स्ट्रा होने लगी। तो यह 40 का कितने परसेंट है, तो 40 का ये 40.5% है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी, ठीक है, और 4,35,000 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो भाई 3.5 लाख रुपए में खरीदी और 4,35,000 में बेची है, तो सीधा सीधा 50 और 35 85,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा उसे, क्योंकि सीपी उसका कितना है भाई, पहले सीपी की बात करें तो सीपी था 3,50,000। ठीक है भाई, और एसपी कितना था, एसपी है 4,35,000 है भाई, तो 4,35,000 और 3.5 लाख का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 85,000 रुपए। ठीक है भाई, तो लाभ प्रतिशत की बात हुई है, तो प्रतिशत लाभ की बात करें तो 85,000 लाभ गुणा 100 बटे किस पे निकलता है भाई, क्रय मूल्य पे, कितना हो जाएगा 3,50,000। ठीक है भाई, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 50 से काट लें 7 बार और ये 50 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 85 दूनी 170 बटे 7, तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 3, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, तो 2 बटे 7, तो 24 सही 2 बटे 7, तो 24 सही 2 बटे 7 का जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकलेगी तो 24.3% के समथिंग निकलेगी। कितनी निकलेगी, 24.3, क्योंकि यहाँ 0 बढ़ेगा तो 7 या लगभग 3 बार जाएगा, तो 24.3% इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को भाई, 3.5 लाख रुपए की दिव्या ने कार खरीदी थी और 4,35,000 में बेच दिए, तो जनरली सवाल है, तो 35,000 का उसे क्या हुआ, 85,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 85,000 3.5 लाख का कितना परसेंट है, लगभग 24.3%। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा होती है, और उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई दी नहीं है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें, तो भाई इसमें ऊंचाई मिसिंग है, ऊंचाई कुछ भी मान लें तो फिर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ऐसा बना ही लेते हैं कुछ भी क्वेश्चन, हाइट को 10 मान लीजिए, फिलहाल 10 मान लीजिए, 10 मान लेते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि हमें तो बस क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए, कुछ भी मान लेते हैं। तो ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो उसने पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ मतलब CS है और TS है, दोनों का सम पूछा है, टोटल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ हो गया ये, ठीक है भाई, और संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों का योग पूछा है, तो CS कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r स्क्वायर, सॉरी
2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 2 पाई आर तो दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो ये बचेगा एच यहाँ पे एच, और इसमें बचेगा एच प्लस आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और 2h प्लस आर। कुल मिला के वो हमसे इतना ये चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये चीज पूछ रहा है। अब हमारे रेडियस और हाइट उसकी दे रखी है, यहाँ पे बस वैल्यू रखनी थी। तो 2 गुणा 22/7, आर कितना रख लेंगे भाई? आर 7 है। ठीक है। अब यहाँ पे 2h प्लस आर, तो 2h प्लस आर तो h कितनी हो जाएगी? 10 दूनी 20, तो 20 और 7 27, कितनी हो जाएगी? 27। ठीक है भाई। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये 7 कैंसिल हो गया। ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा 44 गुणा 27। ठीक है भाई। तो 27 चौके हो जाएगा 27 दूनी 108, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तो 108 का हो जाएगा भाई 8, हासिल 10 हो जाएगी। फिर 108 और 10, 27 चौके 108, 108 और 10 118। ठीक है भाई। तो 1188 सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1188 सेमी स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये इसका आ जाएगा। समझ पाए होंगे। तो कुल क्या पूछा था? टीएसए और टीएसए का योग। तो हमने कुल मिला के इन दोनों का जब योग किया तो फाइनली बना 2 पाई आर 2h प्लस आर। तो हमने यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दी, 2 गुणा 22/7, रेडियस आर लगा दी, आर की वैल्यू 7, और ये हो जाएगा 2 गुणा 10 मतलब 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 का गुणा 27 से कर दिया, 27 चौके 108 हो जाएगा, हासिल 10 बचेगा, 27 चौके 108 और 10 118, तो 1188 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। टाइप समझ पाए हम इस बात को? ठीक है। कुछ मिसिंग थी तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। ठीक है। एच हमने 10 सेंटीमीटर इसकी मान ली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शहर में भालुओं की संख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? तो भाई 3% की अगर हम बात करें तो 3% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई? 3/100। तो अगर इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो 100 से भालुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 103। एक वर्ष के दौरान 100 से कितनी हो जाएगी? 103। और अगली साल ये पुनः 100 से कितनी हो जाएगी? 103। ठीक है भाई। तो 100 का गुणा कितना हो गया भाई? 10,000। 10,000 से ये कितनी हो जाएगी? तो कभी भी आपको ऐसे गुणा करना हो, मुझे गुणा करना है 103 का 103 से। ठीक है भाई। तो भाई यहाँ ये 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, ये भी 3 ज्यादा है, तो 3 त्रिका 9। तो 9 को हम 2 अंक की लिमिटेशन होती है 0-9 लिखेंगे। यहाँ पर 2 अंकों का होना अनिवार्य है, 2 अंकों का होना अनिवार्य है। ठीक है भाई। तो या इसे इसमें जोड़ दो या इसे इसमें जोड़ दो, तो कितना आएगा? 106। कितना आएगा? 10609। तो कितना आएगा? 10609। हम और भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमें 104 का गुणा 107 से करना है, तो ये भाई कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, ये कितना? 7 ज्यादा, तो 7 चौके 28। अब हमें 2 अंक मिल चुके हैं, अब हम 0 नहीं लगाएंगे, तो या तो 7 इसमें जोड़ दीजिए या 4 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 111। समझ पाए होंगे इस बात को? तो भाई ये क्या थी? इनिशियल, ये थी पहले, और ये हो जाएगी बाद में। बाद में कितनी हो गई? या वर्तमान में। पहले ये थी और बाद में ये हो गई। तो भालुओं की यहाँ में से वर्तमान भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। तो वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे अकॉर्डिंग 10,609 हुई। कितनी हुई? 10,609। और यहाँ कितनी हुई है? 21,218। कितनी हुई है? 21,218। तो ये इसका कितना है? डबल है। क्या है भाई? डबल है। 2 का गुणा करने पे ये बन जाएगा 21,218। तो पहले कितनी रही होगी भाई? डबल कर दीजिए इसे भी, तो ये इसका 2 गुना है तो इसे भी 2 गुना कर दीजिए। तो पहले 20,000 रही होगी। कितनी रही होगी? 20,000। तो 20,000 ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है भाई। समझ पाए होंगे इस बात को, और गुणा करने का कंसेप्ट भी समझ पाए होंगे जब भी हमें 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा करना हो। ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब 24 भी समझ लीजिए, यहाँ पे 2 दर्जन 24 पेन खरीदे। ठीक है भाई। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर ज्ञात करें। तो भाई समझिए यहाँ पे किसका मूल्य ज्यादा बनेगा भाई?
पेन का। क्यों? क्योंकि ये 180 रुपए में कम खरीदे गए हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं पेन की बात करूं, किसकी बात करूं? पेन। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा भाई? 180 में कितने खरीदे गए हैं? 24। ये आ जाएगा एक पेन का मूल्य। ठीक है भाई, और अगर पेंसिल की बात करें तो पेंसिल 180 में कितनी आई है भाई? 40। तो अब पूछा है दोनों की कीमतों का अंतर, तो दोनों की कीमतों का अंतर कर दीजिए। तो अगर मैं इसे 6 से काटता हूं तो 6 चौके 24, और ये 6 से कटेगा कितने बार? 30 बार। ठीक है भाई, और काट लीजिए तो ये कितने बार कटेगा? 2 बार, और ये 15 बार। ठीक है, और 2 से ये हो जाएगा 7.5 रुपए। कितना हो जाएगा? 7.5। और इसे अगर मैं काटूं तो 4 से हो जाएगा 4 चौके 16, बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो कितने रुपए का अंतर आएगा? 3 रुपए का। कितने का? 3 रुपए का। दोनों के बीच, रेटों के बीच कितने का अंतर है? 3 रुपए का। तो 3 रुपए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, हमने एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य निकाल लिया, तो दोनों में अंतर कितने का आया? 3 रुपए का आया। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है भाई, और आगे क्या कहा गया है? और अपने वेतन का 5%। तो ओवरऑल 45% ये किस पे किया? भोजन पे खर्च। किस पे खर्च किया? भोजन पे। ठीक है भाई, प्लस 5%, क्योंकि यहां उसने शेष का वर्ड यूज नहीं किया है। अगर शेष का वर्ड यूज करता तो कंडीशन कुछ और होती। ठीक है भाई, तो यहां पे और 5% अपने वेतन का वृद्धाश्रम में। किसमें? वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में देता है, तो ओवरऑल उसने 50% क्या कर दिया? ये दान देने के बाद अब उसने 50% खर्चा कर दिया। वह अपने भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है। मतलब 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28,500। जब 50% उसने खर्च किया और वो वैल्यू कितनी है? 28,500 के बराबर है। तो पूछा है ए की आय, और आय कितनी होती है अपने आप में? 100%। तो 100% बनाने के लिए इधर 2 का गुणा कर लीजिए 100%, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 28 दूनी 56 और 1 57,000 रुपए। ठीक है भाई, तो उसकी जो आय रही होगी वह क्या होगी? एक ही 57,000 रुपए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो उसने 45% भोजन पे व्यय किया, 5% वृद्धाश्रम में दान दिए, तो ओवरऑल 50% उसने खर्च कर दिया, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 28,500। तो कुल आय उसकी कितनी हो जाएगी? 57,000 रुपए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में पेंट कर सकता है, और सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। तो बात करते हैं ए की। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में, और सी 10 दिन में। ठीक है भाई, तो दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। तो यदि पहले दिन ए अकेला पेंट करना प्रारंभ करता है, तो भाई ये ऑल्टरनेट डेज वाली बात है कि एक दिन तो ए काम करेगा, एक दिन ए पेंट करने आएगा, और अगले दिन बी और सी उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, तो एलसीएम लेते हैं यहां पे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ठीक है भाई, तो 120 आ जाएगा, तो ये 10। ठीक है भाई, 12 धाम के 120, और ये 15 अट्ठे 120, और ये हो जाएगा 12। ठीक है भाई, ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, अब एक तरफ लिख लीजिए भाई वर्क, और एक तरफ टाइम। पहले दिन, अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन ए आएगा काम पे। ठीक है, तो वो कितनी पेंटिंग बना जाएगा भाई? 10 पेंटिंग। कितनी बना जाएगा? 10 पेंटिंग। पहले दिन ए आया तो ए कितनी? 10 पेंटिंग, अगर पहले दिन की बात करें। और दूसरे दिन ए के साथ बी और सी भी शामिल होंगे, ये तीनों लोग आएंगे। तो अब कितना काम होगा? तो अब काम होगा 10 और 15 25, 25 और 12 37। अब भाई 37 पेंटिंग बन जाएंगी। ठीक है भाई, तो ओवरऑल अगर बात करें पहले दिन 10 पेंटिंग बनी और दूसरे दिन 37 पेंटिंग। ठीक है भाई, तो 2 दिन का काम हो गया। तो वर्क इधर कितना हुआ? अगर मैं दोनों की बात करूं तो 47 पेंटिंग हो गई, टाइम लगा 2 डेज। टाइम किसमें है भाई? डेज में। किसमें है? डेज में। अब 47 पेंटिंग हुई लगभग कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, तो अब पूछी गई है कि 120 पेंटिंग पूरा काम को कितना टाइम लगेगा भाई? तो 47 को हम अगर ट्रिपल करते हैं, अगर हम ट्रिपल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा लगभग? ट्रिपल अगर हम करके देखें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये ट्रिपल से तो नहीं होगा। कितने से? ट्रिपल से तो नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं? इसको डबल करते हैं। क्या करते हैं?
डबल करते हैं तो 2 दिन में क्या हुआ 47। तो हम इसमें ऐसी संख्या का गुणा करते हैं कि ये काम ज्यादा ना निकल जाए, तो हम इसे क्या करते हैं डबल करते हैं। तो जैसे हम डबल करेंगे तो 47 दूनी कितना हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा 94। ठीक है भाई, तो इसे डबल किया और तो इसे भी डबल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए 4 दिन। तो 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 साइकिल पूरे हो गए। ठीक है, इसका मतलब 2 दिन ए ने भी काम कर लिया और 2 दिन एबीसी ने काम कर लिया। ठीक है भाई, अब किसका नंबर आएगा ए का नंबर आएगा फिर से, और ए कितनी यूनिट काम करेगा 10 यूनिट। ठीक है भाई, और 10 ईंटें उसने लगा दी या 10 पेंटिंग पेंट कर दी और 1 दिन और हो गया। तो ओवरऑल 5 दिन हो गए और काम कितना हो चुका है 104। कितना 104 पेंटिंग बन चुकी है। अब जितना शेष रह जाए, तो अब 5 दिन तो पूरे हो गए, अब शेष कितना काम बचा है 16। कितना काम रह गया 16 पेंटिंग पेंट होने को रह गई है। ठीक है बेटा, पेंटिंग बनने को रह गई है। और ये अब आएगा टर्न किसका तीनों का एक साथ, और ये 1 दिन में कितना काम करते हैं लगभग 37। कितना 37। तो 5 सही 16/37। ठीक है, तो 5 दिन में मैंने क्या बताया था कि इसमें ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि ये काम 120 से ज्यादा ना निकले। तो हमने 47 में 2 का मल्टीप्लाई किया 94, इसका मतलब 94 यूनिट काम हो गया और दिन कितने लग गए टोटल 4। इधर भी दिनों में भी 2 का गुणा कर लिया। अब किसका नंबर आया ए का, 2 साइकिल पूरे हो गए। अब ए का नंबर आया, उसने 10 पेंटिंग और पेंट कर दी, तो 104 पेंटिंग होने में टोटल कितने लग गए 5। अब इसके बाद काम कितना रह गया बाकी 16 पेंटिंग, और नंबर तीनों का ये लगा देते हैं, ये कर देते हैं 37 पेंटिंगों को पेंट। ठीक है, 37 पेंटिंग बना देते हैं, तो भी टोटल टाइम लगेगा 5 सही 16/37। ठीक है भाई, तो 5 के आसपास भाई एक ही ऑप्शन है 5.4। कितना है 5.4, तो पॉइंट में दिया है तो अप्रोक्सीमेट ये कितना हो जाएगा 5.4 डेज। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। ऑल्टरनेट डेज वाला सवाल है इसी तरीके से। तो जब भी काम है तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि काम से ज्यादा ना निकले, भले ही बराबर हो जाए पर ज्यादा ना निकले। ठीक है भाई, तो समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। भाई 5 अगर फीमेल की बात की जाए तो कितने दिन में 8 दिन में। ये क्या निकला है हमारा वर्क निकल आया। ठीक है भाई, और आगे जबकि 8 बच्चे इसी काम को बराबर में 8 चिल्ड्रन काम वही है और 8 चिल्ड्रन 10 दिन में कर देते हैं। पहले हम यहीं रुकेंगे और दोनों की क्या निकालेंगे एफिशिएंसी, जब बाद में देखेंगे काम क्या पूछा गया। इससे 8 से 8 कैंसिल हो गया और 5 से 2 बार कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक फीमेल के बराबर 2 चिल्ड्रन है। तो फीमेल और चिल्ड्रन की जो एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी वैल्यू इसके साथ होती है 2:1। इसका मतलब अगर महिला 2 ईंट लगाती है, महिला 2 यूनिट काम करती है, तो बच्चा कितने यूनिट काम करता है आधा काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। अब काम चाहे आप इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें। ठीक है भाई, तो अगर इधर से काम करें निकालेंगे तो यहां से वर्क कितना निकलेगा, तो वर्क निकलेगा FULE 2 लगाएंगे तो 5 × 2 और × 8। ठीक है भाई, ये क्या निकल आया काम निकल आया। तो 5 × 2 × 8 ये आ गया काम। अब 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे। अब इस काम को कराना किस पे है, इस काम को बराबर कराना है 2 महिला फीमेल और 4 चिल्ड्रन पे। ठीक है भाई, और ये कर देंगे, इसको मिल गए ये लोग D दिन में कर देंगे। तो यहां इनकी एफिशिएंसी लगा दीजिए। ये महिला कितनी यूनिट काम करती है 2, तो 2 दूनी 4, और बच्चा कितनी यूनिट काम करता है 1, तो 4 × 1 4। ठीक है भाई, गुणा D बराबर ये कितना हो जाएगा भाई 5 × 2 × 8। इसे हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कट जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 से ये 8 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 डेज। ठीक है भाई, तो D कितने दिन लग जाएंगे 10 दिन लगने वाले हैं। तो हमने पहले क्या किया, जो हम इंफॉर्मेशन दे रखी थी उससे हमने F और C मतलब फीमेल और बच्चे की क्या निकाल ली हमने एफिशिएंसी, 2:1 आया। वहां से फिर हमने किसी एक में रखे, यहाँ इधर रख लीजिए यहाँ इधर रख लीजिए, इधर चिल्ड्रन की एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी इधर फीमेल की रखनी पड़ेगी। तो किसी की भी हमने एफिशिएंसी रखी, हमने इधर फीमेल की एफिशिएंसी रखी, यहाँ से क्या निकाल लिया काम। अब इस काम को कराना किस पे है, इसी काम को कराना है 2 फीमेल और 4 चिल्ड्रनों पे। तो 2 फीमेल और 4 चिल्ड्रन मिलकर के कर देंगे D दिन में। तो अब यहाँ पे हमने इनकी एफिशिएंसी रख दी 2, तो 2 दूनी 4 और 4 × 1 4, तो 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो भाई चतुर्थानुपाती की बात करें, चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती क्या होता है भाई, जब आपको नंबर दिए हों A B C
3 नंबर दिए हों तो BC अपॉन ए क्या होता है, BC अपॉन ए चतुर्थानुपाती होता है। तो यहां से अगर हम इसका चतुर्थानुपाती निकालते हैं तो ये हो गया B और ये हो गया C, तो इन दोनों का गुणा करना है √8 इंटू √21, ठीक है, अपॉन ए √6 आ जाएगा नीचे। अब क्योंकि सभी अंडरूट की संख्या, ये भी अंडरूट में, ये भी अंडरूट में, ये भी अंडरूट में, तो सबको अंडरूट के अंदर रख लो और इसको लिख लीजिए 8 गुणा 21/6, सब पे हमने एक ही अंडरूट चढ़ा दिया पूरे का, ठीक है। तो इसे कैंसिल करते हैं तो 3 से कितने बार, 3 से 2 बार, ये 3 से 7 बार और 2 से 4 बार, तो अंडरूट के अंदर क्या है 4 गुणा 7, क्या आया अंडरूट के अंदर 4 गुणा 7, तो 4 का में से कितना निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा, तो 2√7, 2√7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है कि पीछे के 2 टर्मों का गुणा करके आगे का भाग दे दीजिए, तो चतुर्थानुपाती होता है BC अपॉन ए, समझ पाए होंगे। तो 2√7 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है भाई। 5 घंटे में कितना चलती है, 5 घंटे में चलती है 240 किलोमीटर, ठीक है भाई। आगे क्या, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने, मतलब दूरी फिक्स है, ये दूरी क्या है, फिक्स है। जब दूरी फिक्स हो तो बात कही गई है कि अगर वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चले, इसका मतलब है कि स्पीड को आधा कर दे, और आधा करने का मतलब होता है कि 2 से कितनी कर दे, 1 कर दे। तो स्पीड को 2 से जब 1 कर देगी तो भाई टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कहोगे आप 1 से 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। रेशियो क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब हमारी दूरी क्या हो, फिक्स हो, तो स्पीड के रेशियो को उल्टा करने से टाइम का रेशियो निकलता है, ठीक है भाई। तो हमें क्या दे रखा है कि इनिशियल टाइम उसे कितने लगते थे, 5 घंटे, कितने लगते थे, 5 घंटे, एक रेशियो की वैल्यू 5 घंटे। तो अब उसे कितने लगेंगे, तो 5 दूनी 10 घंटे लगेंगे, कितने लगेंगे, 10 घंटे। पूछा क्या गया है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा भाई, तो पहले से कितना ज्यादा लगा, 5 घंटे ज्यादा लगे, कितने ज्यादा लगे, 5 घंटे, तो 5 घंटे अधिक समय लगेगा उसे पहले से, ठीक है भाई। तो पहले से 5 घंटे अधिक समय लगेगा, ठीक है। और टोटल पूछा जाए तो अब 10 घंटे लगने वाले हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में, भाई तो कर ली 3:8 के अनुपात में, ठीक है भाई। और आगे क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, इसमें भी 8 जोड़ दो और इसमें भी 8 जोड़ दो, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है, ठीक है भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 एकन 8, तो यहां पे जब क्रॉस किया तो क्या करते हैं, अंतर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 8 एकन 8, अंतर कितना आएगा, 2 रेशियो का, कितने का आया, 2 रेशियो का। अब यहां भी क्या लेंगे, दोनों के साइन सेम है तो अंतर ही लेंगे, तो 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 8, तो 2 रेशियो के बराबर 8 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है भाई। अब क्या वो पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, तो 1 रेशियो 4 घटाने का मतलब है 1 रेशियो कम कर दिया जाए, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो अगर हम इन दोनों संख्याओं में से 4 घटाने का मतलब 1 रेशियो कम कर दें, तो यहां पर रेशियो रह जाएगा 2 और यहां रेशियो इसका रह जाएगा 7, ठीक है भाई। तो 4 कम करने का मतलब भाई 4 के बराबर हमारा 1 रेशियो, तो क्यों ना 1 रेशियो ही कम कर दें, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 7, तो 2:7 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहने वाला है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ पाए होंगे भाई, ठीक है। अगर ये साइन विपरीत होते, एक प्लस का होता एक माइनस का होता तो ये जुड़ते, तो सेम साइन है, घटेंगे, 8 एकन 8 8 दूनी 16, इसका अंतर लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करें। तो भाई 10 तोते हैं तो 10 तोते, तो 10 पैरट, ठीक है भाई। तो 10 पैरट के कितने पैर होंगे भाई, तो ये 2 पैर रखता है, तो अगर मैं यहां फुट की बात करूं, पैर कितने हो जाएंगे भाई, तो 10 दूनी 20 पैर हो जाएंगे। और अगर 40 घोड़े हैं, 40 हॉर्स हैं, तो इनके कितने पैर होंगे, एक हॉर्स के 4 पैर होते हैं, तो 160 पैर होंगे। ओवरऑल कितने पैर हो जाएंगे, 180 पैर हो जाएंगे, ठीक है भाई। और पूछा क्या गया है, औसत पैरों की संख्या समझ लीजिए, तो औसत पैर पूछे हैं, 180 पैर हो गए टोटल, और जानवर कितने हैं टोटल, 50, ठीक है भाई। तो 50 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 या 15 और 5 6 30, तो 3.6, तो 3.6 इसका आंसर है, ठीक है भाई। तो औसत संख्या हो गई 3.6 पैर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, तो ए
एक घंटे में कितनी 7 कुर्सियां एक घंटे में, ठीक है भाई। और बी की बात करें तो बी क्या कर रहा है, बी एक घंटे में 4 कुर्सियां, कितनी 4 चेयर, ये भी 4, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, बी जबकि एक घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने पर उन्हें कितना समय लगेगा। तो भाई जब ये दोनों बंदे मिलेंगे तो कितनी, एक घंटे में, तो एक घंटे में जब ए प्लस बी मिलेंगे तो एक घंटे में कितनी कुर्सियां होंगी, 11 कुर्सियां, कितनी पेंट होंगी, 11 चेयर, ठीक है भाई। और करनी कितनी है 55, तो 55 डिवाइड बाई 11, तो 11 पंजे 55, कितने घंटे लगेंगे भाई, 5 घंटे समय लगेगा। कितना घंटे समय लगेगा, 5 घंटे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मैं पहले कई क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको ऐसे औसत वाले, पहले इससे पहले दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। पहले उसने 14 पारी खेली होंगी, कितनी खेली होंगी, 14 पारी खेली होंगी। तो 14 पारी जब उसने खेली थी तो कुछ भी रहा हो इसका औसत पता नहीं, उसने जो 15वीं पारी है इसमें कितने रन बना दिए, 97। इससे क्या हुआ कि एवरेज 5 बढ़ गया। तो जब एवरेज 5 बढ़ेगा तो भाई एवरेज का मतलब होता है सब पे बटेगा, क्या होगा, सब पे बटेगा। तो पहले जो इसने 14 पारी खेली इन पे भी तो बटेगा भाई। तो 14 पारियों पे अगर 5-5 रन बटेंगे तो 70 रन तो इन्हीं पे चले गए। तो 70 इसमें से क्या कर दीजिए माइनस, तो कितना रह जाएगा भाई 27, क्या रह जाएगा 27। तो यहां पे जो 15वीं पारी के बाद उसका जो औसत रहेगा वो कितना रह जाएगा 27, ठीक है भाई। तो अगर इससे पहले पूछा जाता 15वीं पारी से पहले तो हम 5 और कम कर देते तो वो कितना रह जाता 22 रह जाता, इस बात को ध्यान रखें। तो 27 अभी 15 पारियों के बाद का औसत होगा। अगर पहले का पूछा जाता तो ये 5 कम था, अब 5 बढ़ चुका है, तो पहले का कितना आता, 14 पारियों का औसत पूछा जाता तो वह होता 22, ठीक है भाई। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ठीक है भाई। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती अंडरूट ए बी, दो संख्याओं का मध्यानुपाती, क्या मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती होता है अंडरूट ए बी, तो अंडरूट ए बी तो 0.64 इंटू 0.81, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा भाई 8, क्या निकलेगा 8, 0.8 सॉरी। और इसका कितना निकलेगा 0.9, तो 9 अट्ठे 72 और 2 अंक पहले पॉइंट आएगा तो 0.78, तो 0.78 इसका क्या होगा मध्यानुपाती होगा, ठीक है भाई। तो मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो मध्यानुपाती आपका कितना आ गया 0.72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल। भाई प्रथम 3 संख्याएं मान लीजिए ए बी और सी, तो इन तीनों का गुणनफल कितना दे रखा है 255 दे रखा है। और आगे क्या कहा गया है, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो अंतिम 3 कौन सी हो जाएंगी, बी सी और डी, ठीक है भाई। 4 संख्या मान ली ए बी सी और डी, ये चारों क्रमागत अभाज्य संख्या है, कोई भी, ठीक है भाई, क्रम से है, किसमें है आरोही क्रम में है, ठीक है भाई। तो ये आरोही क्रम में एबीसीडी 4 अभाज्य संख्या है, तो पहली 3 का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 कौन सी हो गई बीसीडी, इनका गुणनफल कितना है 1955, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो बीसी से बीसी कट गया। तो यहां भी एक ऐसा नंबर देखें जिससे ये किस किस से कट रहा है, तो पहले 5 से काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 5 पंजे 25 और 5 से 51 बार। तो हम ये याद रखेंगे हमने पहले 5 से काटा था, तो ये कितने बार 5 से ये कितने बार कटेगा, तो 5 तिया 15, 5 नाम 45, 5 एकन 5 और काटते हैं से 17 से, तो 17 से 17 तिया 51 और ये 17 से 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो एक हमने 17 से भी काटा है, ठीक है भाई। तो हमने जिन दो संख्याओं से काटा है तो वही संख्या हमारी यहां भी कटी है बी और सी, ठीक है भाई। तो हमें यहां से ये भी पता चल गया कि वो जो बीच बीच की अभाज्य संख्या कटी है, पहले ये 5 से कटी थी और फिर ये किससे कटी है 17 से, तो हमें बीच वाली 2 संख्याएं भी मिल गई कि वो कौन सी थी 5 और 17। और पहली संख्या ए कौन सी आ गई 3 और डी कौन सी आ गई 23। तो हमें सब संख्या पता चल गई ए बी सी और डी कौन कौन सी है, पहली ए हो गई 3,
बी 5, सी 17 और डी 23। ठीक है भाई, तो चारों संख्याएं तो हमने जिन संख्याओं से काटा उन्हें अलग से लिख लिया। ठीक है, तो वो दो संख्याएं जो कटी थी वही दो संख्याओं से ये कटी, 5 से और 17 से। तो हमें बी और सी की वैल्यू क्या पता चल गई, 5 और 17। तो पूछा क्या है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 23। तो 23 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। तो भाई हाइट कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और त्रिज्या आर कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितना 14 इंटू 14, 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है, और एच कितना है 20। तो इससे कितने बार कट जाएगा भाई, 2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम गुणा करते हैं तो 22 दूनी 44 गुणा ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 280। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 0, 28 चौके 112, 56, 56 दूनी 112, 12 की 12 हासिल 11, 28 चौके ये भी हो जाएगा कितना 112, 112 और 11 123। ठीक है भाई, तो 12,320 सेमी क्यूब, घन सेमी क्या हो जाएगा, 12,320। तो 12,320 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें। ठीक है भाई, और सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।